नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर दरोगा का प्रैक्टिस सेट शुरू हो गया है, जो कि आपको पता ही है कि दरोगा का एग्ज़ाम 5 दिसंबर को होने वाला है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 100 टेस्ट सीरीज़ का यह सीरीज़ शुरू किया जा रहा है। तो इस सीरीज़ का आज पहला टेस्ट है, टेस्ट नंबर 1 है, जिसमें फुल लेंथ टेस्ट होगा और इसका जितना एक्सप्लेन हो सकेगा उतना एक्सप्लेन किया जा सकेगा, जितना इसका संभव होगा उतना एक्सप्लेन किया जा सकेगा। और इस टेस्ट को, सबसे बड़ी बात है, इस टेस्ट को पूर्णतः बोर्ड के पैटर्न पर आधारित है, जो कि एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है इसका उसी पर आधारित है। और इसको देने से आपको यह फ़ायदा होगा कि आपको जब ये पैटर्न पकड़ा जाएगा तो फिर एग्ज़ाम सेंटर पर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और आपको काफ़ी आसानी मिलेगी और बहुत हद तक आपको इसकी मदद मिलेगी। बहुत क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट हिट भी कर सकेगा, क्योंकि ये जब बोर्ड पर आधारित है तो क्वेश्चन ज़्यादा तो होता नहीं, उसी को कुछ एक क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, तो वो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट उसमें एग्ज़ाम में आने की संभावना बनी रहती है। तो आइए ज़्यादा हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपकी तैयारी को आप अपने आप परख सकें कि आपकी तैयारी कैसी है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आइए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य निर्णायक वाडीवास की लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो यह लड़ाई अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ी गई थी। तो यह निर्णायक लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 2 नंबर, 20 का सही है। 22 जनवरी 1760 ईस्वी को वाडीवास की निर्णायक लड़ाई लड़ी गई थी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। दोस्तों, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आपको आयरकुट के नेतृत्व में किया गया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट कर रहे थे और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट लाली इसका नेतृत्व कर रहे थे। और यह निर्णायक लड़ाई इसलिए भी हुआ, यह लड़ाई अंत में जाकर के आपको यह लड़ाई समाप्त हुई थी पेरिस की संधि पर जाकर के यह लड़ाई समाप्त हुई थी। और इस वाडीवास युद्ध को निर्णायक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आगे है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक किस सिख गुरु को माना जाता है। कहता है किस सिख गुरु को गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गुरु अंगद। सी नंबर सही है। सिख गुरु के प्रथम गुरु थे ये गुरु अंगद जो हैं, इसे गुरुमुखी लिपि का प्रवर्तक या आविष्कारक कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। 3 नंबर का है क्वेश्चन दोस्तों। 3 नंबर कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी किस नदी के किनारे अवस्थित है। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की जो वाणिज्यिक राजधानी हुआ करती थी वह किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो यह आपको भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जो कि लोथल हुआ था। और ये रावी नदी के किनारे आपको हड़प्पा स्थित था। और सिंधु नदी के किनारे आपको मोहनजोदड़ो, कौन था? मोहनजोदड़ो। आगे है रविंद्रनाथ टैगोर ने किस आंदोलन के समय मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। कहता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस आंदोलन के समय मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। चंपारण सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कह करके संबोधित किया था। और यह लड़ाई आपको 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण से लड़ा गया था। चंपारण से इसका
विरोध हुआ था। इसी युद्ध सत्याग्रह को स्वतंत्रता का प्रथम सत्याग्रह भी माना जाता है। और इसी सत्याग्रह में हम महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। आगे है दोस्तों, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इनमें कहता है कि जो सुमेलित नहीं है उसे आपको ढूंढना है। तो एक में दिया है खेरा सत्याग्रह। तो खेरा सत्याग्रह यह सही है, यह आपको सही है। अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन, यह भी सही है। चौरी चौरा कांड यह गलत है। सी नंबर बिल्कुल गलत है। यह 13 अप्रैल 1919 को नहीं हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगर चौरी कांड का बात किया जाए तो यह आपको 5 फरवरी को हुआ था। कहाँ हुआ था? 5 फरवरी को हुआ था 1922 में। कब हुआ था? तो 1922 में चौरी कांड हुआ था। और डी नंबर वह सहयोग आंदोलन 20 से 22 चला था। यह तो बिल्कुल सही ही है। तो सी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा कब क्रिप्सन मिशन की घोषणा की गई थी। कहता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा कब क्रिप्सन मिशन की घोषणा की गई थी। तो यह किया गया था दोस्तों आपको 11 मार्च 1942 को। 11 मार्च 1942 को क्रिप्सन मिशन की घोषणा की गई थी। बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। कहता है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो यह आपको किया था एम.जी. रानाडे। किसने किया था? एम.जी. रानाडे के द्वारा किया गया था। और इसका यह है आपको 1867 में इसकी स्थापना की गई थी एम.जी. रानाडे के द्वारा। आगे है दोस्तों कि 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। कहता 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। किसने किया था? महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी 1932 में। इसका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो यह आपको 1936 में हुआ था। डी नंबर सही है। 19 कब हुआ था? 1936 में 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में किया गया था। कहाँ किया गया था? लखनऊ में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 10 का देखिए, कहता उत्पल तथा लोहरा वंश का संबंध था। उत्पल तथा लोहरा वंश का संबंध कहाँ से था, यह स्थान आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। इन दोनों वंश का संबंध कहाँ से था? तो जम्मू कश्मीर से इन दोनों का संबंध था। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है उसे ढूंढना है। कहता है कि अजीतनाथ टूडे तीर्थकर दूसरे तीर्थकर थे। अजीतनाथ दूसरे तीर्थकर थे, यह सही है। कहता संभवनाथ तीसरे तीर्थकर थे, यह भी सही है। अरिस्टोनेमी 22वें तीर्थकर थे, यह भी सही है। तो डी नंबर, तो जब 3 सही तो डी नंबर गलत हो ही जाएगा। तो यह पार्श्वनाथ प्रथम नहीं दूसरे तीर्थकर थे। कौन थे? दूसरे तीर्थकर थे। आइए आगे देखते हैं।
दोस्तों ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर अवश्य करिएगा। थोड़ा सा कहीं कहीं दिक्कत हो सकता है देखने में, तो आप सुनिए सिर्फ। आगे कहता है, निम्नलिखित में से सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था। कहता है सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो इसकी शुरुआत आपको किसने की थी ये आपको बताना है। तो सोम प्रकाश समाचार पत्र की शुरुआत आपको किया था ईश्वरचंद विद्यासागर। बी नंबर सही है। किसने किया था? ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया था। और कब किया था? तो ये आपको किया था 1858 ईस्वी में। कब किया था? 1858 ईस्वी में सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किया था। किसने? तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने। बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन अष्टाध्यायी के लेखक हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। कौन है? पाणिनि। डी नंबर बिल्कुल सही है। पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक है और यह 600 ईस्वी पूर्व में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 600 ईस्वी पूर्व में लिखा गया था। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है दोस्तों कि कुंवर सिंह 1857 ईस्वी में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वे निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे, जो कि प्रमुख नायक के रूप में उभरे थे। वो कहाँ से संबंधित थे ये आपको बताना है। तो इसका संबंध आपको बिहार से था। कहाँ से था? बिहार से था। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह बिहार से संबंधित थे। आगे कहता है, निम्नलिखित में से किसने आगरा नगर की नींव रखी या स्थापना की थी। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी इसकी स्थापना की थी। किसका किया था? आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा किया गया था 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में। डी नंबर सही आंसर है। आगे दोस्तों, भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। कहता है भारत के सुदूर स्थित दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। जो इंदिरा पॉइंट कहलाता है वह कहाँ स्थित है यह आपको बताना है। तो यह आपको कहाँ स्थित है? 12 निकोबार में। कहाँ स्थित है? 12 निकोबार में स्थित है। ए नंबर इसका सही आंसर है। आगे है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का क्षेत्र है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का क्षेत्र है। भारत में सर्वाधिक एरिया में कौन सा मिट्टी पाया जाता है यह आपको बताना है। तो यह आपको पाया जाता है कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी सर्वाधिक एरिया में पाया जाता है। यह आपको 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सीमावर्ती नहीं है। कौन सा भारत का सीमावर्ती नहीं है। आपको इनमें से बताना है कि भारत का सीमा किससे नहीं लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लाओस। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। लाओस की सीमा भारत से नहीं लगती है, जबकि भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब इन तीनों का सीमा भारत से लगता है। अगर आपको पूछा जाए कि सर्वाधिक लंबी सीमा भारत के साथ किसका लगता है, तो बांग्लादेश का लगता है। किसका लगता है? बांग्लादेश का लगता है। आइए आगे है 19 नंबर का। 2011 जनगणना के अनुसार लिंगानुपात में प्रथम राज्य कौन है। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात में प्रथम स्थान किस राज्य का है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको होगा केरल। केरल का लिंगानुपात पूरे भारत में सबसे अधिक है। अगर पूरे भारत की बात किया जाए तो भारत की लिंगानुपात 943 है। क्या है? 943 है। लेकिन अगर राज्य की बात किया जाए तो केरल का सबसे अधिक है 1084। 1084 केरल का लिंगानुपात है 2011 के अनुसार। तो यहाँ सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है,
संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? कहता है संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सा है? तो ये आपको कौन है? सुएज नहर है। कौन है? सुएज नहर संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ये किसका क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ग्रीन हाउस। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस में कटौती से संबंधित है। ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 22 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय का शिखर नेपाल में स्थित नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हिमालयी शिखर नेपाल में स्थित नहीं है? तो धौलावीरा आपको नेपाल में स्थित नहीं है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। धौलावीरा जो है नेपाल में स्थित नहीं है। अगर नेपाल की बात किया जाए तो नेपाल हिमालय का नेपाल के एरिया में क्षेत्र जो पाया जाता हुआ है मकालू, धौलावीरा, मंसालू और अन्नपूर्णा प्रमुख है, जो कि नेपाल के एरिया में पाया जाता है। तो इसका बी नंबर बिल्कुल सही है 22 का। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा। आगे कहता है तुजुबाई परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? कहता है तुजुबाई परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो यह आपको मिजोरम में अवस्थित है। कहाँ है? मिजोरम में अवस्थित है। ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वनस्पति सुमेलित नहीं है? तो ये आपको जो सुमेलित एक में कहता है काजुबेली तमिलनाडु, यह सही है। कोरिंगा आंध्र प्रदेश, यह भी सही है। कुंडापुर कर्नाटक, यह भी सही है। तो डी नंबर ऑटोमेटिक गलत, क्योंकि 3 सही तो चौथा को गलत होना तो तय है। तो 3 नंबर गलत है। श्रीवर्धन गोवा में अवस्थित नहीं है। श्रीवर्धन आपको दोस्तों डी नंबर इसका बिल्कुल आंसर यहाँ डी नंबर हो जाएगा। अब ये कहाँ है थोड़ा इसका ध्यान कर लीजिएगा, क्योंकि ये तीनों पता है, ये नहीं तो इसका तो सही आंसर ये हो ही जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन नहीं है यह आपको बताना है। कृष्णा नदी की सहायक नदी बेनगंगा नहीं है। कौन नहीं है? बेनगंगा नहीं है। पंचगंगा है ही, दूधगंगा भी है और मालप्रभा भी है, और इन तीनों के बाद घाटप्रभा भी है और कोयना भी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, और इसकी तुंगभद्रा भी इसकी सहायक नदियों में से एक है। तो इसका सही आंसर यहाँ हो जाएगा बेनगंगा। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है? कहता है देश की आर्थिक समृद्धि का उपयुक्त मापदंड कौन सा है यह आपको बताना है। साक्षरता दर, ये तो नहीं है। शिशु मृत्यु दर, ये भी नहीं है। प्रति व्यक्ति आय, ये सही है। सी नंबर सही है। प्रति व्यक्ति आय अगर ज़्यादा है तो उस देश की आर्थिक समृद्धि सबसे ज़्यादा है। इस आधार पर सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है भारत में महालवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कहता है भारत में महालवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सही है ये आपको चुनना है। तो इसका कहता है कि इस व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकजी को माना जाता है, यह सही है। कहता है यह व्यवस्था दक्षिण भारत में लागू की गई थी, यह गलत है।
तो ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट एक ही सही है, इसीलिए केवल ए सही हो जाएगा। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, आगे कहता है राष्ट्रीय कृषि बाजार। राष्ट्रीय कृषि बाजार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2 कथन दिए गए हैं जो कि राष्ट्रीय कृषि बाजार पर से संबंधित है, उस पर विचार करने को कहा जाता है कि कौन सही है कौन गलत है। आइए देखते हैं। इसमें कहता है कि यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जिसका उद्देश्य कृषि संबंधी वस्तुओं के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करना है। यह सही है। आगे कहता है लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ के क्रियान्वयन की अग्रणी संस्था है, तो यह भी सही है। तो एक और दोनों सही है, तो एक और दोनों सी में दिया गया है, 1 और 2 दोनों सही है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है। कहता है जोखिम पूंजी जो है उससे क्या तात्पर्य है। कहता है उद्योगों का उपलब्ध कराई की गई अल्पकालीन पूंजी। क्वेश्चन है जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है, तो डायरेक्ट आंसर लीजिए, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आंसर लीजिए डायरेक्ट। इसमें कहता है कि जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है, तो नए उद्यमियों को उपलब्ध, बी नंबर इसका आंसर होगा, जिसमें कहा गया नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी जोखिम पूंजी से संबंधित है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर चारों क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर ही जो होगा उसे पढ़ा जाएगा ताकि आपको आसानी होगा। आप लोग पॉज करके ज़रूर इसे एक बार देख लीजिएगा। आइए आगे है। कहता निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कहता निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है उसे ढूंढना है। तो कहा गया है कि बॉक्साइड लोहरदाग, यह सही सुमेलित है, यह सुमेलित नहीं है। अबरक कोडरमा, यह भी सुमेलित नहीं है। कोयला झाड़िया, यह सही है। केवल 3 सही है। सॉरी दोस्तों, ये जो है यह सुमेलित, हाँ सुमेलित कह रहा है, तो सुमेलित आपको यह तीनों सुमेलित है। बॉक्साइट, अबरक, कोयला तीनों सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए 1 2 3, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है। राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में कौन शामिल है वह आपको बताना है। तो इनके 3 उद्देश्यों में समग्र व्यय संबंधित है। मूल उद्देश्य में शामिल है समग्र व्यय, और समग्र व्यय के साथ इसमें समग्र आय और कराधान, ये दोनों भी शामिल है। दोनों मिलाकर 3 हो जाता है। ये 3 में से एक समग्र व्यय शामिल है, तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है। यह कौन प्रकाशित करता है, तो यह आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रकाशित करता है। कौन करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका प्रकाशन करता है। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण था। 1991 में भारत में जो आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता भारत को, उनमें से निम्न से कौन एक प्रमुख कारण है। तो इनमें से प्रमुख कारण आपको भारत की आय प्रतिस्थापन नीति थी। भारत की आय प्रतिस्थापन नीति थी, इनमें से एक यह प्रमुख कारण था। सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है
एक पक्षीय हस्तांतरण भाग होते हैं। एक पक्षीय हस्तांतरण भाग होते हैं। यह होता है भुगतान संतुलन के चालू खाते का, भुगतान संतुलन के चालू खाते का हस्तांतरण होता है। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, थोड़ा सा इसको छोटा कर दे कि उसका कोड सब देखना पड़ेगा आपको। कहता है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आइए सुमेलित किया जाए। कहता है नाबार्ड है, नाबार्ड का सम्मेलन किससे होगा? ये आपको देखिए, नाबार्ड का सम्मेलन आपको पुनर्विचार करना एक प्रमुख कार्य है। नाबार्ड का पुनर्विचार करना एक प्रमुख कार्य है। तो एक का हो जाएगा 4 से मिलान। दूसरा है COPU, तो इसका मिलान आपको दोस्तों आप मिला लीजिएगा, इसका आंसर आपको डी होता है, सॉरी ए होता है। आइए आगे देखते हैं, इसे भी मिला लीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक के विलय के लाभ हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर डी होगा। आप लोग 1-2 क्वेश्चन आराम से पॉज कर करके देख लीजिएगा, ताकि आपको इतना पर फिर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं कि स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है जहाँ स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है जहाँ प्रशुल्क अनुपस्थित होता है। क्या होता है? प्रशुल्क अनुपस्थित होता है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन संतुलित बजट को सर्वोत्तम वर्णित करता है? कहता है संतुलित बजट को निम्न में से कौन पूर्ण रूप से वर्णित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, जब व्यय और प्राप्तियां बराबर हो। बी नंबर सही हो जाएगा इसका आंसर। आगे है, कहता है कूट एक को कूट 2 से मिलाइए। तो इसे भी आप लोग मिला लीजिएगा। डायरेक्ट इसका आंसर ले लीजिए आप। इसका आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे ये देखते हैं। आगे कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इरडा नियमन करती है। इरडा नियमन करती है, क्या करती है? तो इसका सही आंसर होगा आपको बीमा कंपनी का। क्या करती है? बीमा कंपनी का। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगर इरडा में का फुल फॉर्म का होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना दोस्तों आपको 1999 में किया गया था। इरडा का स्थापना 1999 में किया गया था और इसका मुख्यालय आपको हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। आइए 42 नंबर का देखते हैं। 42 में कहा गया है कि गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित कथन पर विचार किया जाए? एक में है, एक ऋण को तब NPA माना जाता है अगर इस पर 180 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं हो जाए। तो यह सही है। कृषि ऋण के संदर्भ में यह अवधि द्विफसलीय चक्रों की अवधि होती है। यह भी सही है। तो इसका सही आंसर सी नंबर है। आगे है, चक्रीय निर्वर्धन है। चक्रीय निर्वर्धन वे हैं। तो चक्रीय निर्वर्धन आपको जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते हैं। तो ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक का श्रेणीकरण प्रदान करता है? तो यह कौन करता है? यह आपको विश्व आर्थिक मंच करता है। कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच
करता है। तो ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है आगे कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषय पर सलाह देता है। इस बारे में आपको 3 स्टेटमेंट दिया गया है, इसको कौन सा इसमें सही है उसे चुनना है। कहता है कि स्वप्रेरण पर, यह गलत है। कहता है यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता हो, अगर मांगता हो तो यह 2 नंबर सही है। तीसरा कहता है केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित हो, यह भी गलत है। सिर्फ 2 सही है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। आगे है राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। तो यह कहाँ निहित होती है आपको, तो ये आपको निहित होती है दोस्तों। कहता है राष्ट्रपति की पद्धति में समाप्त कार्यपालिका की शक्ति कहाँ निहित होती है। तो यह निहित हो जाती है आपको केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों में, राष्ट्रपति में। कहाँ होता है, राष्ट्रपति में यह निहित होता है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि भारतीय संविधान मान्यता देता है। भारतीय संविधान मान्यता देता है, क्या देता है, मान्यता देता है किस में, तो ये आपको चुनना है। तो यह देता है आपको धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को इसकी मान्यता देता है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो ये आपको उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ए नंबर सही है, बिल्कुल सही है ए नंबर। आगे है भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध कानून विषयक प्रावधान है। किस सूची में दल बदल विषयक प्रावधान है, यह आपको 10वीं अनुसूची में, किस अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि लोकसभा अध्यक्ष जिसे स्पीकर कहते हैं ने अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, कब करते हैं अपना वोट का प्रयोग, ये अपना वोट तब प्रयोग करते हैं जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो जाए, तब लोकसभा अध्यक्ष अपना वोट दे करके निर्णायक मोड़ तक ले जाते हैं। तो डी नंबर सही हो जाएगा इसका आंसर। आगे है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य का विचार भारतीय संविधान में, तो यह लिया गया आपको रूस के संविधान से। कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है इसका। आगे है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में अनुसूचित किया गया है। किसके अंतर्गत यह अनुसूचित किया गया है, यह किया गया आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंग पर। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे है कि भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में कौन सही है। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है। राष्ट्रपति पद्धति की सरकार बिल्कुल सही नहीं है। मौखिक धर्मनिरपेक्ष यह सही है। संसदीय पद्धति की सरकार यह भी सही है। संघ नीति यह भी सही है, क्योंकि यह नहीं पूछा जाता है, तो यह राष्ट्रपति पद्धति की सरकार भारत में नहीं है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय
भारतीय संविधान की संघ सूची में से संबंधित नहीं, संघ सूची से संबंधित नहीं है निम्नलिखित में से कौन सा विषय? तो ये आपको कृषि संघ सूची से संबंधित नहीं है। कृषि आपको राज्य सूची का विषय है। कृषि आपको क्या है? राज्य सूची का विषय है। डी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपको दिए गए कथन निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए कूट से सही करें। तो 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से कौन सही है कौन सही नहीं है, कौन कौन सही है ये आपको बताना है। कहता संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं रहा, यह सही है। दूसरा कहता है राज्यसभा का एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, यह भी सही है, रोका जा सकता है उसके द्वारा। कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र शब्द बढ़ाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा आपको ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा एक बार पूरा पढ़ के, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो देख लीजिएगा क्या इसका सही होता है। वैसे 1 नंबर इसका आंसर सही है। आगे है कश्मीर कवरेज के लिए निम्नलिखित में से किसे 2020 के प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है? जम्मू कश्मीर के कवरेज के लिए किसे 2020 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है आपको डैरन यासीन, इसे भी चुना गया, चन्नी आनंद इसे भी, और मुख्तार खान इसे भी। उपयुक्त में सभी हो जाएगा। डी नंबर, तीनों को पुलित्जर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया था। डी नंबर सही हो जाएगा। आगे है हाल ही में केंद्र सरकार ने मिलिट्री पुलिस भर्ती में कितने प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा किया है? कहता केंद्र सरकार ने मिलिट्री पुलिस में भर्ती के लिए महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा किया है? तो यह किया गया दोस्तों आपको मिलिट्री, जो केंद्र सरकार के द्वारा मिलिट्री में महिलाओं की भर्ती के लिए आपको 20% का आरक्षण दिया गया है। बी नंबर सही हो जाएगा, 20% का आरक्षण दिया गया है। आइए आगे देखते हैं। कहता है ये थोड़ा लिखने में गलत हो गया है। कजाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में है, तो ये आपको नूर सुल्तान है। कहाँ है? नूर सुल्तान है। डी नंबर सही हो जाएगा। आगे है यूनेस्को ने तमांग भाषा को एडज्ड भाषा की श्रेणी में रखा है, यह किस राज्य में बोली जाती है? तो यह आपको अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे है किस देश की अदालत ने हिंदी को तृतीय आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है? तो यह किया है संयुक्त अरब अमीरात के अदालत ने हिंदी को तृतीय आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है संयुक्त अरब अमीरात में। डी नंबर सही हो जाएगा इसका आंसर। आगे है हाल ही में भारतीय नौसेना के हिंद महासागर में किस देश के साथ एक अस्थायी अभ्यास एपेक्स किया गया है? तो ये आपको किया गया है रूस के साथ। किसके साथ किया गया है? रूस के साथ किया गया है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। एपेक्स का फुल फॉर्म होता है पैसेज एक्सरसाइज। आगे है कि रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया था आपको लखनऊ में। कहाँ किया गया? लखनऊ में। बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। आगे कहता है यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में बेबीलोन शहर को शामिल किया गया है। यह शहर किस देश में है? यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इराक। बेबीलोन कहाँ है? इराक में स्थित है।
सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 64 नंबर का, यूनेस्को द्वारा किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया गया है? तो यह दिया गया आपको हैदराबाद को। किसे दिया गया? यह हैदराबाद को दिया गया है। सी नंबर इसका सही आंसर है। आगे है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दी है? नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह आपको चुना गया है गोविंद रजुलू चिटला को। गोविंद रजुलू चिटला को नाबार्ड का अध्यक्ष चुना गया है, जो डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर नाबार्ड की बात किया जाए तो नाबार्ड की स्थापना आपको 12 जुलाई 1982 को हुआ है। 12 जुलाई 1982 को इसका स्थापना हुआ है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। आइए आगे देखते हैं 66 का। 66 में कहा गया, महिला यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए किस राज्य सरकार ने एक विशेष बस सेवा सी शटल का शुभारंभ किया है? किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को यात्रा सुरक्षा को देखते हुए किस राज्य सरकार ने महिला के लिए सी शटल का शुभारंभ किया है? तो यह किया गया आपको सी शटल का उद्घाटन सी शटल का शुभारंभ आपको किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा। बी नंबर सही हो जाएगा इसका आंसर। आगे है, आगे कहता है कि 67 का कहता है कि दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल भारत के किस शहर में स्थापित किया गया है? दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल भारत के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो यह भावनगर में स्थापित किया गया। कहाँ? भावनगर में। भावनगर गुजरात में स्थित है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे है, उस भारतीय का नाम बताइए जिसने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय कार्यवाही बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो इसका कार्यभार किसने संभाला है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। किसने संभाला है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है कि हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा कैचअप नामक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा कैचअप नामक कॉलिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? तो यह किया गया है आपको फेसबुक के द्वारा। किसके द्वारा? फेसबुक के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि विश्व का पहला अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस देश में निर्मित किया जाएगा? कहता है कि विश्व का पहला अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस देश में निर्मित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आपको संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में इसका निर्माण किया जाएगा। बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, कहता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के तहत राज्यों के रैंकिंग में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो इसमें आंध्र प्रदेश राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है? तो आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यह आपको नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। आगे है 72 कहता है कि कौन सा संगठन वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में मना रहा है? कौन मना रहा है? तो ये मना रहा है आपको WHO। कौन मना रहा है?
WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इनके बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, आइए देखते हैं 74 का। इसमें कहा कि निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? कहता है कि दिए गए राशि में कौन सदिश राशि नहीं है? तो ये आपको आयत सदिश राशि नहीं है, बाकी आपको सभी सही सदिश राशि हैं। आयतन जो आपको अदिश राशि है। डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 75 का है कि एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र बनेगा? तो हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का सूत्र आपको XH4 बनेगा। डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 76 नंबर का, कहता है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? तो यह होता है आपको बेसिक और एसिडिक। क्या होता है? बेसिक और एसिडिक होता है। ए नंबर बिल्कुल सही है इसका आंसर। आगे कहता है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या आपको 4 हो जाएगी। कितना होगी? 4 होगी। बी नंबर सही आंसर है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्वों के लिए होता है? धातु तत्वों के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है? तो यह होता है आपको डी नंबर 2882। डी नंबर इसका सही आंसर होगा। आगे कहता है निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है यह आपको बताना है। तो यह आपको होता है अंडवाहिनी में। कहाँ होता है निषेचन का विक्रिया? अंडवाहिनी में होता है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 80 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, देखिएगा। 80 में कहा गया कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है? तो यह होता है TSH होता है। ए नंबर इसका सही आंसर है। आगे है कि प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो यह आपको कशेरुक रज्जु में है। कहाँ है? कशेरुक रज्जु में है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 72 में कहता है कि निम्नलिखित में निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव में पाया जाता है? कहता है दिए गए धातुओं में कौन सा धातु है जो समान ताप पर द्रव्य रूप में पाया जाता है? तो ये आपको पारा पाया जाता है। कौन पाया जाता है? पारा आपको समान ताप में द्रव के रूप में पाया जाता है। बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? अर्धचालक के रूप में। तो यह प्रयोग होता है आपको जर्मेनियम। कौन होता है? जर्मेनियम अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से सबसे सख्त कौन है? निम्नलिखित में से सबसे सख्त कौन है आपको यह बताना है, जिसमें आपको हीरा, ग्लास, क्वार्ट्ज और प्लेटिनम दिया गया है। तो आप सबको पता है कि इसमें से सबसे कठोर कौन है? हीरा है। कौन है? हीरा है।
ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है पौधे एवं पेड़ों को का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कहता है पेड़ पौधों के खाना बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये आपको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है 86 का। दोस्तों ये वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, इसे शेयर अवश्य करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि इस सीरीज से जुड़े रहिएगा और आपके अपनी तैयारी का पता चलता रहेगा, आपको तैयारी में हेल्प मिलती रहेगी। आइए आगे कहता है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। कौन है तेज करने की प्रक्रिया में उत्तरदायी होता है। तो यह है आपको एंजाइम है। कौन है? एंजाइम है। सी नंबर सही है। कहता है कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा। जब दोपहर का 12 बज रहा हो तो किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा। तो यह आपको दिखाई नहीं देगा, नहीं दिखाई दे सकता है। डी नंबर इसका सही होगा, क्योंकि इंद्रधनुष जब भी बनता है तो सूर्य के अपोजिट बनता है। कहाँ बनता है? सूर्य के अपोजिट बनता है, इसीलिए सूर्य आपको ठीक 12 बजे आपको इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा। आगे है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लाया जाता है। किसे काम में लाया जाता है? तो यह लाया जाता है आपको उत्तर लेंस को। किसको लिया जाता है? उत्तर लेंस को दूरदृष्टि दोष को ठीक करने में किया जाता है, उत्तर लेंस का प्रयोग। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 89 नंबर का निम्न गैस की अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। कहता है वो कौन सा गैस है जिसे अश्रु गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब उपयोग किया जाता है। तो ये आपको सल्फर डाइऑक्साइड को किया जाता है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है किस धातु से बनाए मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है। तो यह लिया जाता है आपको एल्युमिनियम, क्योंकि यह काफ़ी हल्का होता है, इसीलिए इसका प्रयोग हवाई जहाज और रेल के डिब्बे और पुर्जे बनाने में इसका प्रयोग भारी मात्रा में किया जाता है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो जैव विकास को सर्वप्रथम आपको लेमार्क ने समझाया था। किसने समझाया था? लेमार्क ने समझाया था। डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड होना अति आवश्यक है। डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका प्रयोग आपको रंगीन पदार्थ के मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में किया जाता है। सी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग आपको रंगीन पदार्थों के मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। तो ये आपको एसिटिक अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 इसका सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र यह होता है। बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है दोस्तों, आगे 5 मैथ दिया गया है, इसका आंसर आप ले लीजिए, सिर्फ आप इसे सॉल्व कीजिएगा। बाकी एग्ज़ाम से 10 दिन पहले प्रैक्टिस करके, क्योंकि प्रीवियस बनाइएगा तो उतना मैथ इसमें आता है जो कि आप लोग को आ जाएगा। तो आइए इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर 97 का आंसर हो जाएगा। सी नंबर आप लोग इसे नोट कर लीजिए और बना कर ज़रूर देखिएगा, छोड़िएगा नहीं, बनाइएगा ज़रूर। 98 का हो जाएगा आपको डी नंबर, और 99 का होगा
1 नंबर 36 का आंसर होगा और 100 का आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। दोस्तों इसका PDF भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिए, इसे शेयर अवश्य करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेगा। आइए अब इस वीडियो को यहीं छोड़ते हैं। जय हिंद।